नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से क्राइम की एक नई कहानी के साथ मिस्ट्रीज डॉक्यूमेंट्री में। आज की सच्ची क्राइम की कहानी एक ऐसे दरिंदा जीनियस किलर की है जिन्होंने लगातार 17 वर्षों तक अमेरिका के विभिन्न जगहों में बमबारी किए थे, जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी और अनेकों लोग घायल हुए थे, जिसे पकड़ने के लिए अमेरिका के प्रमुख जांच एजेंसी एफबीआई को 17 साल लगे थे और सबसे अधिक खर्च करने पड़े थे। मगर सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर वह दरिंदा जीनियस किलर इस तरह के कुकर्म को अंजाम क्यों दे रहा था और वह कितना जीनियस था कि एफबीआई को भी उसे पकड़ने में 17 साल से भी अधिक का समय लग गया था। इतनी खर्च करने के बावजूद इन सारी बातों को जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में अंत तक। तो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिन था 22 मई 1942। जगह शिकागो के इलिनॉयस, जहां इसका जन्म होता है। इसके माँ बाप बड़े प्यार से इसका नाम रखते हैं थियोडोर जॉन कागजेंस्की, जो आगे चलकर टेड कागजेंस्की के नाम से कुख्यात हुआ और इसका उपनाम था द अनबॉम्बर। मगर जब यह बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो इसके माता पिता को आभास हो जाता है कि यह बहुत तेज है। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उसके शिक्षक को भी यह लगने लगा था कि कागजेंस्की एक जीनियस बच्चा है, जिसको देखते हुए 5वीं के बाद सीधे उसको 7वीं क्लास में एडमिशन दे दिया जाता है और फिर उसका आईक्यू टेस्ट लिया जाता है। आईक्यू टेस्ट में कागजेंस्की 167 का बेहतरीन आईक्यू प्रदर्शित करता है। इसका मतलब टेड कागजेंस्की के पास 167 का बेहतरीन आईक्यू था। जैसे वह हाई स्कूली शिक्षा प्रारंभ करता है तो गणित में बहुत अधिक रुचि रखने लगता है, मानो उसके लिए गणित एक खेल बन गया हो। वह हाई स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1962 ईस्वी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते हैं। आगे वह पीएचडी की पढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं, जिसके बाद वह एक सहायक प्रोफेसर के रूप में एक यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू कर देते हैं। वहाँ जब वह बच्चे को पढ़ाते थे तो वहाँ के बच्चों का यह कहना है कि टेड कागजेंस्की मन ही मन बुदबुदाने वाले प्रोफेसर थे और पढ़ाने में उतने भी अच्छे नहीं थे। शायद उसको पढ़ाने में उतनी रुचि नहीं लग रहा था, जिसे देखते हुए टेड कागजेंस्की बिना वजह बताए कुछ साल पढ़ाने के बाद इस्तीफा ले लेते हैं उस विश्वविद्यालय से और अपने माता पिता के यहाँ शिकागो इलिनॉयस चले जाते हैं। कुछ महीने वहाँ रहने के बाद उसे लगने लगता है कि आधुनिकीकरण जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वह घर से बाहर जंगल में चले जाते हैं रहने के लिए। वहीं एक कैबिन बनाकर रहने लगते हैं सीमित साधनों के साथ, और वह पेड़ पौधों पर अधिक आश्रित रहने लगा था। मगर जंगल में कैबिन में रहने के दौरान ही एक दिन टेड कागजेंस्की देखते हैं कि जंगल की कटाई हो रहा है और वहाँ पर रोड पास किया गया है, वहाँ रोड बन रही है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। उसे लगने लगता है कि आधुनिक नवीकरण, आधुनिक शहरीकरण ने इंसान को बदल के रख दिया है और अब वह उस तरह का आदिम जिंदगी नहीं जी सकता है जिस तरह वह जीने का कोशिश कर रहा था। फिर वह अपने कैबिन में बैठकर 2-4 दिन इसी तरह सोच ही रहा था और वह ठान लेता है इस सिस्टम से बदला लेने का। फिर क्या, वह तो जीनियस थे ही। फिर क्या, टेड कागजेंस्की तो एक जीनियस बच्चा थे ही। वह मन ही मन सोचने लगते हैं कि इस सिस्टम से बदला लेने का रास्ता निकालना चाहिए, और इस प्लान के तहत वह अपने उस कैबिन में बम बनाने का सिलसिला शुरू करते हैं। वह बम लकड़ी के अंदर फिट करते थे और पार्सल के माध्यम से जहां ब्लास्ट करना होता था वहां भेजते थे, और यही नहीं, वह साइकिल के माध्यम से जाते थे और उस बम को ब्लास्ट कर भाग जाते थे। इस तरह वह मई 1978 से लेकर अप्रैल 1995 तक बमबारी करते रहे अलग अलग जगहों में। 1978 में जब 2-4 जगह इस तरह का बमबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, उसी समय अमेरिकी सरकार अलर्ट हो गए थे और इसके विरोध में जांच टीम बनाई गई थी एफबीआई के द्वारा। एफबीआई की जांच टीम अनुमान लगाने में हमेशा असफल हो रही थी। कारण भी यह था कि उसके सामने था एक जीनियस किलर। एफबीआई जो भी अनुमान लगा रहे थे, जिस तरह का अनुमान लगा रहे थे, वह सब गलत होते जा रहा था। और 1978 से लेकर 1995 तक हर साल
हर महीने कहीं ना कहीं इस तरह का बमबारी होते जा रहा था, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई और अनेकों लोग घायल होते चले जा रहे थे। यही नहीं, टेड कागजेंस्की एक बार हवाई जहाज़ में बम सेट कर देते हैं ताकि वह हवाई जहाज़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए, और उस बम में उतना पावर भी था कि वह पूरे हवाई जहाज़ को तहस नहस कर सकता था। जैसे ही वह हवाई जहाज़ उड़ान भरते हैं तो उसके केबिन में धुआं भरने लगता है, जिसे देखते हुए पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा था। हालांकि खुशकिस्मत यह था कि वह बम ब्लास्ट नहीं हो पाया था। जब उस बम की जांच किया गया तो विशेषज्ञों का यह मानना था कि इस बम में इतना पावर था कि पूरे हवाई जहाज़ को तहस नहस कर सकता था। इस तरह का लगातार बमबारी को देखते हुए अमेरिकी सरकार और FBI की टीम पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिल रहा था इस जीनियस किलर तक पहुंचने का और पहचान करने का, जिस कारण से यह जीनियस किलर टेड कागजेंस्की इसी तरह के बमबारी करते जा रहा था, और जिसे मारना होता था उसे पार्सल के माध्यम से बम भेजा करता था। इस तरह विनाशकारी विस्फोट और बमबारी को अंजाम देने के दौरान ही अप्रैल 1995 में टेड कागजेंस्की के मन में यह विचार आया कि क्यों ना सरकार को अपने पत्र के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएं और अपनी मांग मनाने का कोशिश करें। यदि वह मान जाएंगे तो इस तरह का विनाशकारी विस्फोट बंद कर देंगे। यह सोचते हुए टेड कागजेंस्की 50 से अधिक पन्नों का घोषणा पत्र लिखा और वहाँ के समाचार पत्र वालों को भेज दिया, यह लिखते हुए कि इस पत्र को अपने समाचार पत्र के प्रमुख पेज में छापें ताकि सरकार तक हमारी बात पहुँच पाए, और यदि हमारी मांग सरकार मान जाते हैं तो हम इस तरह का विनाशकारी विस्फोट रोक देंगे। फिर समाचार पत्र वाले काफ़ी सोच विचार करने के बाद टेड कागजेंस्की के द्वारा लिखे हुए घोषणा पत्र को अपने समाचार पत्र में जगह देते हैं। तब समाचार पत्र के माध्यम से ही इस घोषणा पत्र को टेड कागजेंस्की का भाई डेविड कागजेंस्की पढ़ते हैं तो उसे लग जाता है, यह एहसास हो जाता है कि यह घोषणा पत्र कोई और नहीं बल्कि उसका भाई टेड कागजेंस्की ही लिखे हैं। फिर डेविड कागजेंस्की वहाँ के पुलिस अधिकारी को सूचित करते हैं कि यह घोषणा पत्र लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई टेड कागजेंस्की ही है, ऐसा मुझे शक हो रहा है। पुलिस डेविड के द्वारा बताए गए बातों को गंभीरता से लेती है और 24 अप्रैल 1995 को टेड कागजेंस्की के केबिन को चारों तरफ से घेर लेती है। फिर क्या पुलिस टेड कागजेंस्की के केबिन की तलाशी लेने लगते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस केबिन के अंदर बहुत सारे बम थे और बम बनाने के जो सामान थे वह भी मिले थे पुलिस को। फिर पुलिस का शक यकीन में बदल जाते हैं और वह टेड कागजेंस्की को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद टेड कागजेंस्की से पूछताछ करना शुरू कर देती है पुलिस। पहले तो टेड कागजेंस्की अपने द्वारा किए गए कर्मों को सही ठहरा रहे थे जो उन्होंने बमबारी और विनाशकारी विस्फोट किए थे, वजह यह बताते हुए कि आधुनिक शहरीकरण ने पूरी समाज को बदल डाला है और उसे चैन से जीने नहीं दे रहा है, जिस कारण से हम इस सिस्टम से बदला लेना चाह रहे थे और इसे सही करने का कोशिश कर रहे थे अपने स्तर से। पुलिस इसकी पूरी बातों को समझ जाती है और फिर पुलिस आगे बताने लगती है टेड कागजेंस्की को कि उसके द्वारा किए गए बम हमले, विनाशकारी विस्फोट में कितने लोगों की जान चली गई है और कितने लोग घायल हुए थे, इसके बारे में तुम्हें पता है। टेड कागजेंस्की यह कहते हैं कि मुझे पता तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने इस तरह का बम विस्फोट किए हैं। पुलिस आगे बताती है कि आंकड़े में 3 लोगों की जान चली गई थी और 90 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हुए थे, और इसको आधार मानते हुए इस जुर्म के तहत उसके ऊपर FIR दर्ज कर उसे जेल भेज देती है। आगे यह मामला अब अदालत में चलने लगती है और फिर अदालत FBI से पूरी आंकड़ा मांगते हैं और पुलिस से भी, और इन सारी आंकड़ा को लेने के बाद जब देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से टेड कागजेंस्की विनाशकारी विस्फोट कर रहे थे, जिसे देखते हुए FBI के द्वारा उसे देसी आतंकवादी घोषित किया गया था और द अनबॉम्बर का नाम भी दिया गया था। द अनबॉम्बर के नाम से टेड कागजेंस्की विश्व में कुख्यात भी है। इन सारी आंकड़ों को देखते हुए अदालत टेड कागजेंस्की को 8 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाती है।
इस तरह से जीनियस किलर टेड कॉग्जिंस्की हमेशा के लिए सलाखों के पीछे बंद हो गया, क्योंकि 8 बार का आजीवन कारावास उसके जीते जी खत्म होने वाला नहीं था, वह मर के ही जेल से निकलने वाला था। तो यह थी कहानी विश्व के सबसे खतरनाक और जीनियस किलर टेड कॉग्जिंस्की का, जिसे द अनबॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है और इन नामों से यह विश्व में कुख्यात है। तो फिर आपका इस जीनियस किलर के बारे में क्या राय, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इस तरह की कहानी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आप लोगों को इस तरह की बेहतरीन कहानी और डॉक्यूमेंट्री मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में।